उसमें है सबसे पहले आज आपका नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट। अब आप बोलोगे सर ये बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, तो आपको बता देते हैं कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या परफॉर्म किया। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देते हैं और उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसको बोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट एनुअली बनती है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी साल की परफॉर्मेंस का एक समराइज्ड मैनर में अपनी रिपोर्ट देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ये सब किया, इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और ये सारी हमारी परफॉर्मेंस है। उसी बोर्ड रिपोर्ट में ही ध्यान देना प्लीज, यदि आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उस बोर्ड रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज करेंगे आपकी ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन, यानी ऑडिट कमेटी में कौन होंगे। तो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन, ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर मेंबर होने चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये पूरी डिस्क्लोजर्स आपको देनी होगी। आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे कि हमारी कंपनी की जो ऑडिट कमेटी है उसमें टोटल इतने मेंबर हैं, इतने में से इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ये चेयरपर्सन है और इसको अकाउंट्स और फाइनेंस का नॉलेज है। तो बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी की ऑडिट कमेटी का पूरा कंपोजिशन डिस्क्लोज होगा। और सेकंड पॉइंट, आप ये भी बताएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि ड्यूरिंग द ईयर यदि ऑडिट कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी थी कंपनी के अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ सुधार करने के लिए, यदि कंपनी की ऑडिट कमेटी ने डायरेक्टर्स को कोई रिकमेंडेशन दी थी बट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना, क्यों नहीं माना, तो वो बात भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे कि हमें ड्यूरिंग द ईयर ये रिकमेंडेशन मिली थी ऑडिट कमेटी की तरफ से, बट इन कारणों के कारण हम इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं कर पाए। यहां तक बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज। अरे डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट वाले टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो नो सर। और अब बहुत प्यारा पॉइंट आ रहा है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखो 2 बार तो इसकी क्वेश्चंस मैंने आपको आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, 2 बार तो ये आ चुका है और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर ये विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, तो ध्यान से सुनना प्लीज। यदि आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज को यदि कोई प्रॉब्लम हो, आप बोलोगे सर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को लगता हो कि मेरा सही से अप्रेजल नहीं होता, मेरे साथियों को ज्यादा अप्रेजल पॉइंट्स मिलते हैं, उनका ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट होती है, जबकि हम तो सेम पोस्ट पे हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, फिर भी उसको रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, उसको अप्रेजल पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। क्या आपका बॉस आपको ज्यादा टॉर्चर करता है और आपके जो क्लिक्स हैं वो उसके अच्छा कहना मान लेते हैं, इसलिए उनको ज्यादा तंग नहीं करता। यदि किसी एम्प्लॉय को अपने सुपीरियर के बिहेवियर से रिलेटेड, उनके डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर से रिलेटेड, या किसी भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनमें हो रहे अत्याचार को लेकर के यदि कुछ कहना हो, तो बताइए एम्प्लॉय किसको शिकायत करे। तो कंपनीज एक्ट में इस चीज का भी प्रबंध किया गया है कि यदि किसी कंपनी के एम्प्लॉइज को और अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन हो, उनके साथ भेदभाव होता हो, तो उनकी भी सुनवाई हो। और ये जो सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स को सुना जाता है, इसको बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म। तो सेक्शन 177 और सब सेक्शन 9 में विजिल मैकेनिज्म के पूरे प्रोविजंस गिवन हैं।
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रखा हो। अरे लोन फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का मतलब है लोन फ्रॉम पब्लिक। या तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, या चलो आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो बट आपने पब्लिक से लोन ले रखा है ना, पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर रखी, लेकिन पब्लिक से लोन ले रखा है, खूब सारे लोगों से आपकी कंपनी ने पब्लिकली लोन ले रखा है। या फिर आपकी कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट का लोन ले रखा है। ध्यान देना प्लीज, या तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, या फिर चलो लिस्टेड नहीं हो लेकिन आपने पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रखी हैं, या फिर आपने कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ले रखा है। ऐसी यदि कोई कंपनी है तो इन कंपनी के इंप्लॉइज के दुखों को दूर करने के लिए, इन कंपनीज को अपने इंप्लॉइज के दुखों को दूर करने के लिए और विजिल मैकेनिज्म सेट करना जरूरी है। यानी ये जो विजिल मैकेनिज्म वाला प्रोविजन पढ़ेंगे ना, ये छोटी मोटी कंपनी पे तो अप्लाई ही नहीं होता। यानी छोटी मोटी कंपनी में तो कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, अब आप बोलोगे सर बड़ी कंपनी मतलब, तो वो यहां पर बताएं, या तो आप लिस्टेड कंपनी हो, या फिर आपकी कंपनी ने पब्लिक से लोन ले रखा है, और या फिर आपकी कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट का लोन ले रखा है। ऐसी यदि कोई कंपनी है तो उन कंपनीज को सेल इस्टेब्लिश a vigil mechanism for their directors and employees to report their genuine concerns and grievances। तो अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को अपनी प्रॉब्लम सोल्व करें तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, कोई ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, बट ये प्रोविजन सभी कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। विजिल मैकेनिज्म स्टेब्लिश करने का प्रोविजन कुछ कंपनी पे ही अप्लाई होता है, या तो वो लिस्टेड कंपनी हो, या उसने पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रखी हो, या उसने बैंक से जो लोन ले रखा वो 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा का है। आगे लिखा कि दिस इज टू इनेबल अ कंपनी टू डिस्कवर, ये विजिल मैकेनिज्म इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि कंपनी एक ऐसे प्रोसेस स्टेब्लिश करे जिससे कि आपकी कंपनी में एथिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर, यानी ईमानदारी से काम हो। जब इंप्लॉइज को रिवॉर्ड दिया जाए, इंप्लॉइज को प्रमोशन दिया जाए, इंप्लॉइज का अप्रेजल किया जाए तो ईमानदारी से किया जाए, किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिविएंट प्रैक्टिसेस यानी डिफरेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो, सभी इंप्लॉइज के लिए एक जैसे रूल हो, ताकि आपके इंप्लॉइज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और आपकी कंपनी और इंप्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशन बने रहें। इसलिए विजिल मैकेनिज्म सेट करना जरूरी है। और जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है ना, उन कंपनीज में तो विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी ही होती है। ध्यान से सुनना प्लीज, जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है उन कंपनीज का जो विजिल मैकेनिज्म होता है वो खुद ऑडिट कमेटी होती है। यानी यदि आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है और आप कोई इंप्लॉई हो तो आप शिकायत किसको करोगे, तो आप ऑडिट कमेटी को अपनी शिकायत भेजोगे। ऑडिट कमेटी अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ इंप्लॉइज की ग्रीवेंसीज और इंप्लॉइज की प्रॉब्लम्स को सुनने का काम भी करेगी। और यदि किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी तो नहीं है लेकिन वो ऊपर वाले टॉपिक में कवर होती है और उसको विजिल मैकेनिज्म सेट करना है, तो फिर वो ऑडिट कमेटी अपने कोई ना कोई डायरेक्टर को वहां पर अपॉइंट करेगी एज ए विजिल मैकेनिज्म, जो डायरेक्टर इंप्लॉइज से उनकी प्रॉब्लम सुनेगा। तो ध्यान से सुनो, विजिल मैकेनिज्म कौन होगा कंपनी में। पहली बात, टॉपिक को रटना मत, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि किन कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म सेट करना जरूरी है। तो ये 3 कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिस कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट ली हो, या जिस कंपनी ने जो लोन ले रखा बैंक से वो 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा का हो, इन कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म सेट करना जरूरी है। पहला पॉइंट। अब आता है सर विजिल मैकेनिज्म होगा कौन, यानी कौन इंप्लॉई,
सुनेगा बाकी एम्प्लॉइज की शिकायत। तो फिर एक काम करो, जिस कंपनी को विजिल मैकेनिज्म सेट करना है, क्या उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है? तो ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म होगी। और यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर कंपनी के किसी एक डायरेक्टर को और विजिल मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने का काम दिया जाएगा। यानी वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर होगा वो फिर शिकायत सुनेगा और उनको दूर करेगा। बताइए, यहां तक विजिल मैकेनिज्म के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम? अरे विजिल मैकेनिज्म के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी एंड करिश्मा, कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। अरे कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। हाँ, लास्ट में एक पैराग्राफ बहुत अच्छा कि यदि कोई इंप्लॉई रेगुलरली रिपीटेड यानी बार बार फेरिवोलस यानी बेसलेस झूठ कंप्लेंट करता है, यदि कोई इंप्लॉई बार बार झूठी कंप्लेंट करता है, कोई भी डायरेक्टर या इंप्लॉई बार बार झूठी कंप्लेंट करता है, तो फिर ऑडिट कमेटी या फिर जिस भी डायरेक्टर को नॉमिनेट किया गया था वो लोग चाहें तो ऐसे इंप्लॉई के खिलाफ कोई भी उचित कदम उठा सकते हैं ताकि वो और झूठी कंप्लेंट ना करे और बिना किसी काम के किसी के खिलाफ शिकायत ना करे। तो अभी तक जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो पार्ट नंबर 3 आपके लेसन नंबर 15 का, वो टॉपिक कौन सा है? ऑडिट कमेटी। और जैसा कि आपने लास्ट क्लास में बताया था, ऑडिट कमेटी सभी कंपनीज को स्टेब्लिश करना जरूरी नहीं होता। ऑडिट कमेटी कुछ कंपनीज को ही स्टेब्लिश करना कंपलसरी है। ऑडिट कमेटी की तरह ही एक कमेटी और मिलेगी जिसका नाम है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इसको एनआरसी बोलते हैं, एनआरसी कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, एनआर कमेटी। अब आप बोलोगे सर इस कमेटी का क्या काम है? भाई ऑडिट कमेटी तो हम समझ गए कि कंपनी के अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई एरर ना हो, तो कंपनी के अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सुनिश्चित चलाने के लिए कमेटी होती है। लेकिन सर ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी क्यों होती है? तो ध्यान से सुनना प्लीज। वैसे तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डायरेक्टर बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही डायरेक्टर बन सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, CA CS होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अनपढ़ बंदे को भी डायरेक्टर बना सकते हो, डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। आप एक अनपढ़ बंदे को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी कंपनी सेक्शन 178 में कवर होती है, ध्यान देना प्लीज, समझना टॉपिक को, रटना मत। यदि आपकी कंपनी सेक्शन 178 में कवर होती है तो आपकी कंपनी को एक कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी का काम होगा अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स कितने पढ़े लिखे हों, कितना एक्सपीरियंस हो, ये क्राइटेरिया डिफाइन करना, या जो कंपनी के की ऑफिसर्स हैं, CEO कौन बने, हमारी कंपनी का CFO कौन बने, हमारी कंपनी का CS कौन बने। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स और की ऑफिसर्स को कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कितना एक्सपीरियंस हो, ये डिफाइन करेगी। क्योंकि एक्ट तो साइलेंट है, लेकिन एक्ट ने ये बोल दिया कि कौन सी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने पढ़े लिखे होंगे, ये फिक्स करना कंपनी की खुद की पावर है। और इसके लिए कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी का नाम होगा नॉमिनेशन यानी एक तरह से अपॉइंटमेंट, एंड रेम्यूनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सभी डायरेक्टर की सैलरी बराबर होती है? क्या किसी डायरेक्टर की सैलरी कम होगी, पार्ट टाइम डायरेक्टर की सैलरी कम होगी, फुल टाइम डायरेक्टर की सैलरी ज्यादा होगी, और भी जिसको जितना एक्सपीरियंस उतनी सैलरी ज्यादा होगी। तो कौन से डायरेक्टर की कितनी रेम्यूनरेशन हो, कितना एक्सपीरियंस होने पर कितनी रेम्यूनरेशन हो, हर साल कितनी रेम्यूनरेशन इंक्रीज होगी, ये सारे क्राइटेरिया डिफाइन करना किसका काम है?
तो ये डिफाइन करने के लिए आपको एक कमेटी बनानी होगी। तो इस कमेटी का काम है डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस डिफाइन करना और डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का क्राइटेरिया डिफाइन करना इस कमेटी का काम है। अब आप यही पूछोगे ना सर ये कमेटी सभी कंपनी में होगी क्या? जैसे ऑडिट कमेटी कुछ कंपनीज में होती थी, सर ये एनआर कमेटी सभी कंपनीज में होगी क्या, या ये भी कुछ कंपनीज में होगी? तो एक बात याद रखना प्लीज, सेम क्राइटेरिया है। जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी कंपलसरी है उन्हीं कंपनीज में ही एनआर कमेटी कंपलसरी है। यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी उन्हीं कंपनीज में होगी जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है। आप क्राइटेरिया पढ़ के देख लो कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब फॉलोइंग कौन सी? तो पहला पॉइंट, यदि आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपकी कंपनी में एनआर कमेटी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या आप ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या आप ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसने जो लोन ले रखा है, जो बोरोविंग से ले रखी है, वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। सेम वही क्राइटेरिया है जो ऑडिट कमेटी का था, ये सेम वही क्राइटेरिया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का था। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, एक लर्न कर लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया लर्न कर लो। तो जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उन्हीं कंपनीज में ऑडिट कमेटी होगी, उन्हीं कंपनीज में नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होगी, और उन्हीं कंपनीज में यानी ये दोनों कमेटी स्टेब्लिश होगी। एक बार क्राइटेरिया लर्न कर लोगे तो वो आपके दोनों में काम आ जाएगा। तो ऑडिट कमेटी का भी यही क्राइटेरिया है और नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का भी यही क्राइटेरिया। यहां तक के टॉपिक में प्लीज किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। एनआर कमेटी के मीनिंग और किन कंपनीज को एनआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, इसको लेकर के किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोजिशन। कि सर ये जो कमेटी एनआर कमेटी आप स्टेब्लिश करेंगे इसमें कितने डायरेक्टर मेंबर होंगे? तो यहां पर भी सेम वही चीज कि एनआर कमेटी में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो जो एनआर कमेटी होती है उसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके मेंबर होंगे, जिसमें से 1/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा, जो भी इस ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा, तो वो जो भी कंपनी का चेयरमैन है, सॉरी माफ करना, जो कंपनी का चेयरमैन है वो इस कमेटी का मेंबर हो सकता है लेकिन इस कमेटी का चेयरमैन नहीं होगा। भाई कंपनी में भी तो चेयरमैन होता है नहीं। तो जो डायरेक्टर आपकी पूरी कंपनी का चेयरमैन है वो इस एनआर कमेटी का मेंबर तो हो सकता है लेकिन इस एनआर कमेटी का वो चेयरमैन नहीं होगा। कंपोजिशन वाले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे कंपोजिशन वाले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो एनआर सर। कमेटी के फंक्शन, एनआर कमेटी किन कंपनीज में होगी, इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे कुछ तो बोलो। कंपोजिशन वाले No, टॉपिक में sir. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। No, sir. चलो एक बात बताओ, अब आप एनआर कमेटी फंक्शन क्या करेगी? फंक्शंस ऑफ एनआर कमेटी। भाई एनआर कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, एनआर कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई जाती है? तो ध्यान से सुनना, एनआर कमेटी के फंक्शंस बताएं आपको कि एनआर कमेटी के क्या क्या फंक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन लोग क्वालिफाइड हैं, यानी डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को डिफाइन करना। यानी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना उन लोगों को, यानी सिलेक्शन करना उन लोगों का जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, जो आपकी कंपनी के और सीनियर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, यानी जो आपकी कंपनी के उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है।
और उन डायरेक्टर की परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करना, और जो डायरेक्टर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर सर उसको चाहे तो ट्रेनिंग दें या उसको एक तरह से रिमूव या रिजाइन करवाने के लिए बोले, तो ये सारे काम कौन करेगी? ये एनआर कमेटी करेगी। तो एनआर कमेटी का काम कंपनी के लिए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटेड हो गए डायरेक्टर्स को बढ़िया ट्रेनिंग देना, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू करना, ये सारे काम किसके होंगे? एनआर कमेटी के काम होंगे। इसके अलावा एनआर कमेटी एक क्राइटेरिया भी डिफाइन कर देगी, सर फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया, कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी हो और क्या क्या पॉजिटिव क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी हो। तो यानी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें डिफाइन करना, ये फंक्शन भी किसका होगा? तो मैं पहले बता चुका हूं, ये फंक्शन भी एनआर कमेटी का होगा। 2 पॉइंट में कोई दिक्कत प्लीज? अरे नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के फंक्शंस के 2 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? इन 2 पॉइंट No, में sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एनआर कमेटी एक तो सभी कंपनी में नहीं होगी, ये भी ज्यादातर बड़ी कंपनीज में ही होगी। एनआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर ही इस कमेटी के मेंबर होंगे। इस कमेटी का काम है ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन करना कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट में यदि किसी पर्सन को अपॉइंट करना हो, उसका क्या क्राइटेरिया हो, क्या एज लिमिट हो, क्या एजुकेशन लिमिट हो, कंपनी में वो इंडिपेंडेंट हो, कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या उसके रिलेटिव का कंपनी में कोई रिलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना और उनका फिर प्रॉपर इंटरव्यू लेना, उनको अपॉइंटमेंट करना, सर ये सब काम कौन करेगी? ये एनआर कमेटी करेगी। तीसरा पॉइंट है सर कि जो एनआर कमेटी है वो ये पॉलिसी भी बनाएगी, अपनी कंपनी लेवल पर पूरी पॉलिसी बनाएंगे कि कौन से डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन मिलेगी, क्योंकि सभी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन बराबर नहीं होती। तो किस डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन मिलेगी, ताकि ना किसी डायरेक्टर को कम रेम्युनरेशन मिले, क्योंकि यदि किसी डायरेक्टर को कम रेम्युनरेशन दोगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर छोड़ के चले जाएंगे। तो डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट भी करना है, डायरेक्टर्स को रिटेन भी करना है, मोटिवेट भी करना है। तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि कंपनी सक्सेसफुली चलती रहे, कितनी परफॉर्मेंस यानी कैसी परफॉर्मेंस होगी तो कितनी रेम्युनरेशन मिलेगी, कितनी रेम्युनरेशन इंक्रीज होगी, हर साल कितना कितना इंक्रीमेंट होगा, होल टाइम डायरेक्टर को ज्यादा, पार्ट टाइम डायरेक्टर को रेम्युनरेशन कम मिलती है, तो ये बैलेंस कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें कंसीडर करना ये नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का काम है। तो जिन कंपनीज में एनआर कमेटी होती है वो कमेटी एक पॉलिसी बना देती है कि हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो हम मिनिमम इतनी सैलरी देंगे। और ये जो भी पॉलिसी आपकी कंपनी ने बनाई है अपने लेवल पर, सर उस पॉलिसी की एक कॉपी आपकी कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल करवाएगी, और उस वेबसाइट का एड्रेस जो आपकी बोर्ड रिपोर्ट बनती हर साल उस बोर्ड रिपोर्ट में गिवन होगा। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक के टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. तो देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको 2 कमेटी यहां तक पढ़ा चुका हूं, बेटा ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ऑडिट कमेटी, और मुझे पूरा विश्वास आप भूले नहीं हो। ऑडिट कमेटी का सेक्शन आप लोगों ने मुझे बताया था 178, ऑडिट कमेटी का सेक्शन था 178। सेकंड जो आपने कमेटी अभी पढ़ी है उसका नाम है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का सेक्शन, सॉरी माफ करना मुझसे गलती हो गई, ये ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 है, ये लिखने में मुझसे थोड़ी मिस्टेक होगी, माफी चाहता हूँ। हाँ, एनआर कमेटी का जो सेक्शन है वो 178, ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 और एनआर कमेटी का सेक्शन 178। इन 2 कमेटीज में कोई दिक्कत? अरे इन 2 कमेटीज में कोई दिक्कत? No, sir.
एक कमेटी और पढ़नी पड़ेगी बेटा, और वो है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। हाँ सर, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब आप बोलोगे सर स्टेक होल्डर कौन होता है, जैसे ये कंपनी है तो कंपनी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स यानी जिसका इस कंपनी में इंटरेस्ट है, तो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होंगे। डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स यानी जिन्होंने लोन दे रखा आपकी कंपनी को, तो ये सभी लोग कौन हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर यानी जिसके पास शेयर्स हो, और एक होता है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब कि जिसने चाहे कंपनी के शेयर्स ले रखे हों, चाहे डिबेंचर्स ले रखे हों, चाहे उसने कंपनी को लोन दे रखा हो, तो इन लोगों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इनको कंबाइंड में बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, इनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अब शेयर होल्डर्स को टाइम पर डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी की जब भी मीटिंग होती है इनको टाइम पर नोटिस मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है। सर ये ध्यान कौन रखे, यदि किसी डिबेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम हो, इसको पिछले 1 साल से इंटरेस्ट नहीं मिला, जबकि कंपनी ने चेक बना करके इसके एड्रेस पे भेज दिया, लेकिन वो इसको मिला ही नहीं, तो डिबेंचर होल्डर किसको शिकायत करेगा, अरे कंपनी में किससे बात करे वो। तो याद रखना प्लीज, इन सभी स्टेक होल्डर्स की क्यूरीज को हैंडल करने के लिए, इनकी कंप्लेंट सुनने के लिए, इनकी कंप्लेंट्स को रिजोल्व करने के लिए कुछ कंपनीज को एक कमेटी बनानी होगी। हाँ, कुछ कंपनीज को एक कमेटी बनानी होगी। आप फिर बोलोगे सर वो कुछ कंपनी कौन सी, बेटा यहां कोई टर्नओवर, कोई कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं है, यहां एक नंबर लिखा वो लर्न कर लेना बस। यदि आपकी कंपनी में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर, ये तीनों मिलाकर के यदि आपकी कंपनी में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर्स हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो फिर आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, जिसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इस कमेटी का चेयरमैन हो। अब आप बोलोगे सर ये कमेटी काम क्या करेगी, तो इसके नाम से ही पता चल गया आपको। इस कमेटी का काम है कि कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हों, डिवेंचर होल्डर्स हों, उनकी कंप्लेंट्स की सुनवाई करना और उनकी कंप्लेंट्स को रिजोल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। इसलिए ये कमेटी स्टेब्लिश की जाए। और इस कमेटी में कौन होंगे, तो इस कमेटी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा एक, तो जो इस कमेटी का चेयरमैन, और बाकी कोई अदर मेंबर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली यदि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, रिलायंस, एयरटेल, तो जैसे इन्होंने कमेटी बना दी जिसमें कंपनी का एक पार्ट टाइम डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, 2 लोगों की कमेटी बना दी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका काम आप समझ गए। आप जितनी भी शेयर होल्डर्स की कंप्लेंट्स आएंगी उन सबको कंसीडर करना और समय रहते हुए इनको सोल्व करना। तो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में एक तो सभी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी, उन्हीं कंपनीज में अप्लाई होगी जिन कंपनीज में 1000 से ज्यादा, जिन कंपनीज में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या डिपॉजिटर हैं, तो आपकी कंपनी को स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। और इसका भी सेक्शन 178 है। सबसे अच्छी चीज कि इसका भी सेक्शन 178 ही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज, अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो सेक्शन No, sir. 178 में 2 कमेटी आ गई, एक नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और एक स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। और सेक्शन 178 सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 8 कंपनी जानते हो ना, जो एनजीओ नेचर की होती है। और सेक्शन 178 जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर बताया ना, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया है, इस एरिया में जो भी कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करेगी वो सिर्फ अपनी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगी। तो आईएफएससी एरिया में जो पब्लिक कंपनी है
तो उस पर भी सेक्शन 178 अप्लाई नहीं हो। अरे 177 तो होगा, 178 अप्लाई नहीं हो। तो बताइए आप, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? No, sir. मन्नू एंड कंपनी, No, sir. शुभ कोई प्रॉब्लम? No, sir. सोनाक्षी? No, sir. No problem. चलो देखो बेटा, बोल के बता दिया करो, समझ में आ जाए तो यस, नहीं आए तो नो, नहीं आए तो बोल दो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। बाकी ध्यान से सुनो, हर चीज को आप नहीं भी पूछोगे ना तो हर टॉपिक को मैं 2-2 बार रिपीट खुद करता हूँ, और हर छोटी छोटी बात जो टॉपिक से रिलेटेड होंगी, चाहे आप मुझसे पूछो या मत पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि इतने नंबर ऑफ बैचेज पढ़ाते हो जाते हैं, उसके बाद फैकल्टी को इतना थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आज से पहले के बैचेज में मुझसे जो प्रॉब्लम पूछी गई, उसके आधार पर मैं आपको हर टॉपिक मेरी तरफ से और जीरो से लेकर के लास्ट तक पढ़ाऊंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो ये आपका पूर्ण अधिकार है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते। एक कमेटी और है, ये ज्यादातर आपको लिस्टेड कंपनी में मिलेगी, और इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और ये कंपनीज एक्ट में तो है नहीं, इसलिए रेगुलेशन 21। अब आप बोलोगे सर रेगुलेशन 21 किसकी? तो कल एक नाम आया था ऑफ सेबी, सेबी एलोडियार रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। तो सेबी एलोडियार रेगुलेशन की रेगुलेशन नंबर 21 के अकॉर्डिंग जो लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी भी टॉप 100 पे, जिन कंपनीज का शेयर कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी जिन कंपनीज के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऐसी टॉप 100 कंपनीज को, यानी टॉप 100 कंपनी जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऐसी टॉप 100 कंपनीज को, ऐसी टॉप 100 कंपनीज को, और अपनी कंपनी में अपने बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं और उन बिजनेस की रिस्क को हम कैसे फेस करेंगे, यानी बिजनेस की रिस्क को डिटरमाइन करना और बिजनेस की रिस्क को मैनेज करने के लिए ये कमेटी बनानी होगी, जिसका नाम होगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो सबसे पहला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और इस कमेटी के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होंगे। यानी इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ज्यादातर इसके मेंबर वही लोग बनेंगे जो कंपनी में डायरेक्टर हों। इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होना चाहिए, और जो भी आपकी लिस्टेड एंटिटी है उसमें सीनियर पोजीशन पे हो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिफाइन करेंगे, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिफाइन करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपनी कंपनी के बिजनेस के किस सेगमेंट को कंसीडर करेंगे, और बिजनेस के कौन से सेगमेंट में रिस्क को डिटरमाइन करेंगे, और उसको डिटरमाइन करके क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं ये डिफाइन करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी प्लीज याद रखना सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ही होगी, अनलिस्टेड कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती, और वो भी सभी लिस्टेड कंपनी में नहीं होगी, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी। वैसे मार्केट में करीब 5 या 6 हजार लिस्टेड कंपनी है, बट सब में ये कमेटी नहीं होती, ये कमेटी सिर्फ टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में ही होगी। बताइए यहां तक के टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज? No, sir. अरे No, यहाँ तक के sir. टॉपिक में किसी स्टूडेंट को No, कोई sir. प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलो अब ये चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अब आपका ये चैप्टर नंबर 15 ही एंड होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया हुआ है, और ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो कल आपको ध्यान होगा पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट वो यहां पर है। तो सबसे पहले आपके सामने कंपनी की इंफॉर्मेशन बता देते हैं।
चलो एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। कंपनी का नाम है मून ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। कंपनी 1 जून 2007 को इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी के कुछ लास्ट, अब इनकॉर्पोरेशन डेट क्यों याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको ध्यान है ना, यदि कंपनी की लाइफ 3 साल से कम होगी तो कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। यानी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनी की मिनिमम लाइफ 3 साल होना जरूरी है, तो इससे वो पता चल जाएगा। कंपनी के लास्ट 3 इयर्स की पोजीशन आपके सामने है। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में कंपनी को 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 17-18 में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और 18-19 में 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। अब ये छोटे छोटे आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, तो बताइए आप क्या कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे सकती है? तो पहले आप बस इतना सा बता दो, कौन सी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती? तो याद है ना, एक तो गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती और एक जिस कंपनी की लाइफ 3 साल से कम है वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। 2 ही कंपनी मना थी ना। अब ये कंपनी, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट कंपनी होता तो क्वेश्चन में लिखा होता, तो गवर्नमेंट कंपनी है नहीं। और लाइफ कंपनी की 3 साल तो छोड़िए आप, 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंट्रीब्यूशन कब देना है? 2019-20 में। तो आराम से कंपनी को बने हुए करीब 12-13 साल हो गई, तो आराम से कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल सिंपल, क्योंकि एक एक लाइन की आंसर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 लाइंस लिखनी है आपको कि सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग भाई जो भी गवर्नमेंट कंपनी है और 3 साल से कम लाइफ वाली कंपनी, इनको छोड़ के कोई भी कंपनी एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकती। अरे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अरे फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकंड पॉइंट, इसमें आपसे पूछा कि 2017 से पहले, बेटा मैंने कल बताया था ना, आज के दिन तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, लेकिन 2017 से पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी पास्ट ईयर्स के, यानी 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 7.5%, लेकिन आज के दिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बट सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि 2017 से पहले कंट्रीब्यूशन देना होता तो बताइए कितना दे सकते थे? वैसे तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तो 4-5 साल पुरानी बात हो गई। 2019 में जब आया था तो तब ये नया नया टॉपिक था, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ ही था उस वक्त। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि 2017 में ये लिमिट चेंज हुई है, 2017 से पहले कोई लिमिट नहीं थी, यानी आप कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 2017 से पहले 7.5% ही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो आप कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अब दे सकते हैं, पहले लिमिट थी। तो आपको सेकंड पॉइंट में ये आंसर बता देना है कि पहले एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% दे सकते थे, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बताइए इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अरे इन 2 क्वेश्चन में कोई डाउट? अरे पूछो ना प्लीज, कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट, कंपनी के चेयरमैन ने कंपनी के मैनेजर को डायरेक्शंस दिया, अपने अकाउंट्स मैनेजर को कंपनी के चेयरमैन ने डायरेक्शन दी कि आप उस पर्टिकुलर पार्टी को और 50 लाख रुपए का चेक बना करके और आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर दो। क्या ये फैसला सही है? तो देखो आपको बताया था ना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का फैसला कोई एक डायरेक्टर नहीं लेगा, इसके लिए बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग करके फैसला लो। सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी के चेयरमैन ने बोल दिया तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर दो। सर पहले आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रिजोल्यूशन में कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आएंगे मीटिंग में, उसमें से मेजोरिटी डायरेक्टर हाँ बोलेंगे तो ही चंदा देना है, सिर्फ एक चेयरमैन के कहने से नहीं। तो थर्ड पॉइंट लिखा है
कि चेयरमैन कभी भी ओनली डायरेक्शन नहीं दे सकता। हाँ, आप बोर्ड मीटिंग कीजिए, बोर्ड मीटिंग करके यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अप्रूवल दे दें तो फिर उसके बाद में आप चाहे अपने अकाउंट्स मैनेजर को या जिस भी ऑफिसर को ऑथराइज करो तो वो बिल्कुल और कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और वो भी या तो चेक से देना या डिमांड ड्राफ्ट से देना, और वो भी अकाउंट पे ही चेक। ये ध्यान रखना, आप अकाउंट पे ही चेक जानते हो ना, ताकि उसमें अगली पार्टी का नाम लिखा हो और बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो, और अब नेक्स्ट पॉइंट, ये नेशनल डिफेंस फंड का है, यानी सेक्शन 183 आ गया साथ साथ। नेशनल डिफेंस फंड के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो नेशनल डिफेंस फंड के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप नेशनल डिफेंस फंड में कितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट ये आपको अपने P&L में एक्सपेंडिचर के रूप में शो करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि कंपनी कैश नहीं देना चाहती, बल्कि कंपनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर और एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा क्या? अरे कैश नहीं दे रहे पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पंपलेट बंटवा रहे हैं, पर्चे बंटवा रहे हैं, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट करना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा क्या? यस सर। तो आया था ना कल, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट करना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे केस स्टडी बन के आएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 पार्ट्स, हर पार्ट एक एक नंबर। चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सोल्व कर दोगे, और ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्लीज रेगुलर रिवीजन करना और चैप्टर को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना, ठीक है? तो इसको